हेलो बच्चों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं नया चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं पी ब्लॉक के तत्व पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है? पी ब्लॉक के तत्व पढ़ना है। उसके अंदर हमें पहला पढ़ना है 15 वर्ग के तत्वों के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? 15 वर्ग के तत्व के बारे में, यानी कि 15वां जो वर्ग होता है उसके तत्वों के बारे में पढ़ना है। तो पहली बात डिसाइड करेंगे, हम पहले ये जानेंगे कि भाई पी ब्लॉक के तत्व होते क्या हैं। बातें समझ में आई? तो पहला भाई हमें पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं उन्हीं के बारे में जानना है। तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम कैसे बताएंगे कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है। बात समझ में आई? तो पहले पी ब्लॉक के तत्व को डिसाइड कर लेते हैं। भाई पी ब्लॉक के तत्व होते क्या है, लिख लेना भाई। ब्लॉक पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, लिख लेना। इसकी डिफिनेशन लिख लेना। क्या लिखोगे भाई? वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर क्या होते हो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता हो या पी कक्षक में जाता हो। पी उपकोष कह सकते हो, पी कक्षक कह सकते हो। पी उपकोष में जाता हो, उन्हें पी ब्लॉक तत्व कहेंगे। पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। जैसे भाई एग्जाम्पल देख लेना, अपन एग्जाम्पल देख लेगा भाई। क्या है भाई एग्जाम्पल? देखना एग्जाम्पल। जैसे मैं कह दूँ नाइट्रोजन, आपके पास मैं कह देता हूँ, सिंपल से बात करता हूँ। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? 7 होता है। 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। अब मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करनी है। क्या करनी है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2s2 2p3, यही होता है 2p3। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया भाई? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में गया। किस में गया? पी में गया। तो इसको बोलेंगे पी ब्लॉक का तत्व। बातें समझ में आई? यदि मैं बात करूँ इसी तरीके से फास्फोरस की मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, या ऑक्सीजन, किसी के आगे ऑक्सीजन है 8 होता है। यदि मैं बात करूँ तो क्या आता है भाई? क्या आता है? 1s2 2s2 2p4, ये भी हो गया। ये भी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी वाले में। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे बात करेंगे पी ब्लॉक, जैसे आपने 11th में डिसाइड करना सीख गया था कि क्या होता है भाई पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। बातें समझ में आई? अब हमें क्या पढ़ना है? देखो पी ब्लॉक के तत्वों को ना कई तरीके से इस यूनिट में, पूरे चैप्टर में, पी ब्लॉक के तत्व के चैप्टर में इसको कई तरीके से बांटा गया। क्या किया गया? कई तरीके से बांटा गया। इनको वर्गों में बांटा गया। जैसे आप पीरियोडिक टेबल कभी देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, इसको लिख लेना भाई, एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल को मैं थोड़ी सी रफ कर रहा हूँ। बात समझ में आई? क्या करना है? आपने कभी एग्जाम्पल देखा होगा, यदि पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल होता है। मैं जनरल बता रहा हूँ, पूरा नहीं बना रहा हूँ मैं। ठीक है, बातें समझ में आई? इन जनरल मैं बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके से होता है भाई। देखो जिधर वाले के इसमें 2 होते हैं, इसमें बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसे? एस ब्लॉक कहते हैं। इसे डी ब्लॉक कहते हो। क्या कहते हो? डी ब्लॉक कहते हो। इसे क्या कहते हो भाई? पी ब्लॉक कहते हो। यही कहते हो, पी ब्लॉक कहते हो। इसे एफ कहते हो। क्या कहते हो? इसे एफ कहते हो। एक बात समझना, इसे एस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका लास्ट अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? एस उपकोष में जाता है। इसको डी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? डी में जाता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाता है, इसलिए पी कहते हैं। इसको एफ में जाता है, इसलिए एफ कहते हैं। बात समझ गया? सिंपल सी बात है। बात से समझ में? अब हमें पढ़ना है, यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, इस सबको छोड़ना भी, मेन ग्रुप ये सब डी ब्लॉक को इसको छोड़ना है। अभी हमें पढ़ना है पी ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? पी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। तो भाई हम अपन देखेंगे कि इसमें कैसे पढ़ेंगे। देखो इसमें देखोगे तो इसी के अंदर एक 13 वाला भी आता है, इसी के अंदर देखोगे 13 ग्रुप वाला भी आएगा, इसी के अंदर देखोगे 14 वाला भी आएगा, इसी के अंदर 15 वाला भी आएगा, इसी के अंदर 16 वाला भी आएगा, इसी के अंदर 17 वाला भी आएगा, इसी के अंदर 18 वाला आएगा। 18 वाला आता है ग्रुप, इतना ही ग्रुप होता है ना, समूह इतने ही होते हैं ना। तो हमें क्या पढ़ना है भाई? हमें 13 वाला और 14 वाले को नहीं पढ़ना। यानी हम पी ब्लॉक को हम कह सकते हैं इस तरीके से, पी ब्लॉक जो होता है
उसको हम कई तरीके से बांट सकते हैं, कई तरीकों से बांट सकते हैं। बांट सकते हैं कि नहीं भाई? बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं। पहले मैं बांट सकूंगा 13 वाला, 13 वर्ग 13 कह सकता हूँ, या मैं वर्ग 14 बोल दूँ, और इसको बांट सकता हूँ वर्ग 15 में। उसी के तो है, उसी के है ना सभी। क्या कहेंगे? इसी को बोलेंगे क्या? वर्ग 16, वर्ग 17 और वर्ग 18। कितना? वर्ग 18। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? देखो अब पूरा का पूरा हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है ना, इनऑर्गेनिक में या अकार्बनिक में जो पढ़ना है ना, बस इन्हीं के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 15 वर्ग 15 के बारे में पढ़ना है, वर्ग 16 के बारे में पढ़ना है, वर्ग 17 के बारे में पढ़ना है, वर्ग 18 के बारे में पढ़ना है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? क्या पढ़ना है भाई? हमें वर्ग 15 के बारे में पढ़ना है, वर्ग 16 के बारे में, वर्ग 17, वर्ग 18 के बारे में पढ़ना है। अब हमें 13 और 14 के बारे में नहीं पढ़ना है। क्यों भाई? 13 और 14 के बारे में क्यों नहीं पढ़ना है? 13 वाला उपधातु के करीब आ जाता है। क्या आ जाता है? उपधातु। 13 वाले में मैक्सिमम देखोगे उपधातुएं होती हैं। देखना भाई वहाँ पे बोरान होता है, ये सब सारी चीज़ें होती है। तो बोरान परिवार के जो तत्व होते हैं उनमें उपधातु मैक्सिमम आ जाती है। ठीक है, इसमें भी आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? वहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, 14 वाला पूरा पूरा कार्बन आ जाता है। किसका आ जाता है? कार्बन आ जाता है। और कार्बन के लिए अलग से पूरी केमिस्ट्री बनाई गई। क्या हुआ? एक चैप्टर आपका पूरा रखा गया है, आपका एक पूरा का पूरा पोर्शन रखा हुआ है। पोर्शन या भाग कह सकते हो। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री को आपको 3 भागों में बांटा गया है। फिजिकल के रूप में बांटा गया है, और इनऑर्गेनिक के रूप में बांटा गया, और ऑर्गेनिक के रूप में बांटा। यानी कि ये फिजिकल के लिए कह सकते हैं भौतिक रसायन के रूप में। किसके? भौतिक रसायन। ठीक है, और कहेंगे इनऑर्गेनिक मैंने अकार्बनिक। क्या कहेंगे? अकार्बनिक। अकार्बनिक, और इसको बोलते हैं कार्बनिक। क्या बोलते हैं? कार्बनिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्बनिक बोलते हैं। ठीक है, तो हमें अभी पढ़ना है क्या? अकार्बनिक पढ़ना है। सॉरी, क्या पढ़ना है? अकार्बनिक पढ़ना है। आपने फिजिकल पढ़ लिया, जितना भी फिजिकल के अंदर पोर्शन थे, क्या थे? सॉलिड स्टेट था आपका, दूसरा विलयन था आपका, क्या था? विलयन था, और आपका तीसरा वाला पार्ट इसी के अंदर क्या था? वैद्युत रसायन था। क्या था भाई? वैद्युत रसायन था। अभी आगे नेक्स्ट वाला चैप्टर था अभिक्रिया की दर थी। क्या थी? अभिक्रिया की दर थी। और इसके 5वां जो चैप्टर था, नेक्स्ट वाला चैप्टर जो अभी आप पढ़ के नहीं या छोड़े हो अभी फिलहाल में, उससे अधिशोषण और कोलाइड के बारे में था। क्या था? अधिशोषण और कोलाइड के बारे में, यानी पृष्ठ रसायन था। क्या था भाई? पृष्ठ रसायन था। पृष्ठ रसायन था। ठीक है, इस तरीके से इनऑर्गेनिक में आपको यही पढ़ना है। आपको पी ब्लॉक पढ़ने हैं। क्या पढ़ने भाई? पी ब्लॉक पढ़ने हैं, डी ब्लॉक पढ़ने हैं। ये भी तो क्या है? इनऑर्गेनिक के ये तत्व है। क्या है भाई? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कहने का मतलब जिसके अंदर कार्बन ना हो। तो डी ब्लॉक वाले में भी कार्बन नहीं होता है, पी ब्लॉक वाले में भी कार्बन नहीं होता, सिर्फ 14 वाले को छोड़ के। क्या करेंगे? 14 वाले को छोड़ के, क्योंकि इसको अलग पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? इसको अलग पढ़ेंगे। पूरी की पूरी एक पोर्शन होता है ऑर्गेनिक का। बातें समझ में आई? तो हमें अभी इसी पे कंसीडर करना है, इसी पे कंसीडर करना है अकार्बनिक। तो अकार्बनिक कहाँ से शुरू होंगे भाई? इसमें ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे अपन, ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे। यानी कि इस वाले पूरे चैप्टर में हमें 4 ग्रुप पढ़ने। कितने ग्रुप पढ़ने? 4 ग्रुप। ये 15 वाला पढ़ना है, 16 वाला पढ़ना है, 17 वाला पढ़ना है और 18 वाला पढ़ना है। बातें समझ में आई? ये बातें समझ में, इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो हमें पहला मैंने डाला हुआ टॉपिक हमारा समूह 15 के तत्व के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समूह 15 के तत्व के बारे में पढ़ना है। बातें समझ में आई? तो लिखेंगे भाई, अब लिखना है हमें। मैं इनको रफ कर रहा हूं तो मैं उसी के आगे लिख रहा हूं। मैं उसी के आगे लिख रहा हूं आपको। ठीक है, बातें समझ में आई? ये मैं सिर्फ समझा रहा था कि चैप्टर में कैसे क्या चीज़ें हैं और क्या पढ़नी है आपको। ठीक है, बातें समझ में आई? अब हम आगे पढ़ते हैं भाई, आगे हम इसको पढ़ना शुरू स्टार्ट करते हैं। देखो, अब पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ये तो पी ब्लॉक के तत्व हम समझ गए। क्या कहे? पी ब्लॉक के तत्व समझ गया। अब हमें पढ़ना क्या भाई? हमें पढ़ना है, जैसे मैं कहूँ पी ब्लॉक में कौन कौन से समूह होते हैं, तो लिखोगे पी ब्लॉक में वर्ग 15 के तत्व, या फिर कह सकते हैं वर्ग 13, इसको थर्ड ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड ए। आपने पढ़ा होगा उसमें। ठीक है, थर्ड ए कामा कौन कौन से तत्व आते हैं? वर्ग 13 के तत्व कामा वर्ग
वर्ग 14, लिखते रहना भाई, सारी चीज़ें लिखते रहना। 14 यानी उसको क्या बोल सकते हैं, 4th A बोल सकते हैं, ठीक है। के तत्व कामा क्या करोगे भाई, वर्ग 15 क्या कहेंगे, 5th A बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 5th A के तत्व कामा वर्ग 16 कहेंगे क्या, 6th A बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 6th A बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। के तत्व कामा क्या कहेंगे, वर्ग 17 यानी कि इसको क्या बोलेंगे, 7A बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, 7A बोल सकते हैं। के तत्व तथा शून्य वर्ग के तत्व आते हैं, क्या करते हैं, शून्य वर्ग के तत्व आते हैं। इस तरीके से सारे तत्व आते हैं इसके अंदर। बातें समझ में आई। पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं भाई, किन किन वर्गों के तत्व आते हैं भाई, हमें पढ़ना सिर्फ इसी के बारे में कंसिडर करना है। लेकिन मैं पहले जनरल यहाँ पी ब्लॉक के बारे में बोल रहा हूँ, तो जनरली सबको बारे में लिखोगे, क्या करोगे, सबके बारे में लिखोगे। तो क्या करना भाई, कितने आते हैं भाई, वर्ग 15 के तत्व क्या आते हैं, वर्ग 16 के तत्व आते हैं, वर्ग 17 के तत्व आते हैं, तथा क्या होते हैं, वर्ग 18 नहीं बोलोगे, क्या कहोगे, 18 नहीं बोलोगे, वर्ग 18 नहीं, तो उसका एक स्पेशल नाम दिया गया, क्या, शून्य वर्ग। क्या नाम दिया गया, शून्य वर्ग। आप 17 तक बोलोगे, 18वां नहीं बोलोगे। कहने को तो कहते हैं भाई 18 लोग, लेकिन नाम जब भी लिखोगे ना, जब भी बोलोगे आप ना, उसको शून्य वर्ग, 18वां को आप शून्य ही बोलोगे। उसका एक स्पेशल नाम दिया गया, क्योंकि वहां पे नोबल गैसेस होती हैं। क्या होती है भाई, नोबल गैसेस, यानी कह सकते हो हिंदी में अक्रिय गैस होती है। क्या होती है, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का मतलब जो किसी से रिएक्शन ना करती हो, किसी से रिएक्शन ना करती हो। बातें समझ में, इस तरीके से इसको क्या करेंगे भाई, लिखेंगे। बातें समझ में आई, तो लिखेंगे। तो हमें आगे पढ़ना क्या भाई, आवर्त क्या पढ़ना है, वर्ग 15 के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, वर्ग 15 के बारे में पढ़ना है। तो हम लिखेंगे आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में वर्ग 15 फिफ्थ ए के तत्व क्रमशः क्या कौन कौन सा होते हैं भाई, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, और कौन सा होता है, नाइट्रोजन का मैं लिखते जाता हूँ, उसका परमाणु क्रमांक नीचे लिखते जाता हूँ। नाइट्रोजन होता है 7, उसके बाद क्या होता है, फास्फोरस P होता है 15, इसके बाद कौन सा होता है भाई, इसके बाद कौन सा होता है, आर्सेनिक होता है, 33, इसके बाद होता है आर्सेनिक के बाद ये होता है SB होता है। इसके बाद आपका क्या होता है भाई, बिस्मथ आता है। क्या आता है, बिस्मथ होता है, जिसका 83 होता है। क्या होता है, 83 होता है। बातें समझ में, इसका होता है 51। क्या होता है, 51 होता है। बात समझ में आई। इस तरीके से इनके इतने तत्व हैं। कितने तत्व भाई, 1 2 3 4 5 तत्व हैं। इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। क्या करना है, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। बातें समझ में आई। इससे क्या बोलते हैं भाई, इससे क्या, SB को क्या कहते हो, एंटीमनी कहते हो। क्या कहते हो, एंटीमनी कहते हो। ये बिस्मथ है आपका, क्या है भाई, बिस्मथ है। बातें समझ में आई। इस तरीके से बात करेंगे, इसका 83 होता है। ठीक है, बातें समझ में, ये तत्व होते हैं। बात समझ गए, इसको लिख लो भाई, इसको क्या करो आप लोग, लिख लो। ठीक है, आगे क्या बोलेंगे, इन तत्वों को, या फिर लिख सकते हो इसी के आगे लिखना, क्या लिखोगे, इन तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। इन तत्वों को, या इस वर्ग को ऐसे लिख सकते हैं, इस वर्ग को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। या क्या इसी का एक और नाम है भाई, इसी का एक और नाम है, क्या कहते हैं भाई, निकोजन। क्या कहते हैं, निकोजन तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, निकोजन तत्व कहते हैं। निकोजन तत्वों को निकोजन भी कहते हैं। इनके तत्वों को, या फिर कह सकते हो इनके तत्वों को निकोजन या
निकोजन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? निकोजन भी कहते हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहो या निकोजन तत्व कहो या निकोजन परिवार के तत्व कहो, एक ही बात है। ठीक है, नाइट्रोजन से ही निकोजन बना हुआ है। ठीक है, बात समझ में? इस तरीके से इतना लिखोगे। इसके बारे में क्या करोगे? ये इनका प्रारंभिक क्या है बातें हैं पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में, पी ब्लॉक के तत्व के बारे में, और पी ब्लॉक के तत्व के साथ समूह 15 के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समूह 15 के बारे में। यदि आप समूह 16 पढ़ोगे ना तो यहाँ तक लिखोगे, यहाँ तक लिखोगे, फिर क्या करोगे? यहाँ तक लिखोगे, फिर इसके बाद अवस्था 16 में लिखोगे, फिर वहाँ पे 16 वाले की बात कर देंगे। ठीक है, यहाँ से बदल देंगे। तो लिखना बहुत आसान है, इसलिए कहते हैं ना, एक पढ़ोगे 2-4 अपने आप करोगे। क्या करोगे? एक को पढ़ोगे 2-4 अपने आप से खुद से करोगे काम। ठीक है, बातें समझ में आई? एक को पढ़ो, उससे 2-4 बना लो। क्या करो? 2-4 उसको बना लो तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं उपलब्धता के बारे में। क्या करेंगे? कहाँ से प्राप्ति के बारे में बात करेंगे कि कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन से तत्व कहाँ से मिल सकते हैं हमें। ठीक है, बातें हो गई है। अब हम इसे क्या करते हैं? रफ करते हैं भाई। इसे हम क्या करते हैं? रफ करते हैं। बातें समझ गए? चलिए आगे आते हैं भाई, आगे आते हैं और बात करते हैं भाई, क्या करते हैं? उपलब्धता के बारे में, यानी कि इसके प्राप्ति के बारे में। ये कहाँ से अकरेंस होता है, बातें कहाँ से ये निकल के आता है, कहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। लिख लो भाई, हेडिंग डाल लो, उपलब्धता। क्या लिखेंगे? उपलब्धता। कहाँ से मिलता है, बात करेंगे कहाँ से ये मिलता है। बातें समझ में आई? कहाँ से ये मिलता है, कहाँ से मिलता है भाई? नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? हमारे वायुमंडल में होता है। नाइट्रोजन कहाँ होता है भाई? हमारे वायुमंडल में होता है। ठीक है, क्या कहेंगे? लिखेंगे इसके बारे में। क्या लिखोगे? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होता है, जानते हो। ये बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है। सिर्फ फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो कि बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, बाकी सभी तत्व हमारे प्रकृति में बहुत ही अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो लिखेंगे भाई इसके बारे में, फास्फोरस को छोड़कर ये थोड़ी कम मात्रा में मिलता है। क्या होता है? कम मात्रा में, छोड़ कर वर्ग 15 के सभी तत्व, वर्ग 15 के तत्व प्रकृति में अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्राप्त होते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में। जैसे मैं बात करूं, नाइट्रोजन कितना होता है? 78, करीब 78% आपका मिलता है। कहाँ पे? नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में मिलता है। क्या? गैस के रूप में। क्या किसके रूप में मिलता है? गैस के रूप में मिलता है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? जैसे मैं बोलूँ नाइट्रोजन कैसे मिलता है? नाइट्रोजन हमारे गैस के रूप में भी मिलता है और भूपर्टी में भी मिलता है। बात करें किसके? नाइट्रोजन गैस के रूप में भी मिलता है और भूपर्टी में भी मिलता है। जैसे भूपर्टी में किससे? सोडियम नाइट्रेट के रूप में मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में मिलता है। इन सब के रूप में वो नीचे दबा होता है। बातें समझ में आई? इस तरीके से वो मिलता है। तो लिखेंगे भाई, नाइट्रोजन क्या होता है भाई? नाइट्रोजन 78 वायुमंडल में, लिखोगे वायुमंडल में लगभग 78% मिलता है। बातें समझ में आई? तथा भूपर्टी में क्या होता है? नाइट्रोजन यौगिकों के रूप
रूप में मिलता है। क्या होता है भाई, नाइट्रोजन क्या होता है, हमारे यौगिकों के रूप में मिलता है। ठीक है, क्या होता है, नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में मिलता है। जैसे लिख लो भाई, क्या, सोडियम नाइट्रेट, क्या लिखेंगे, सोडियम, जरा फॉर्मूला लिख के दिखाना भाई, फॉर्मूला लिख देना। तो आप लोग कमेंट में नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख देना। क्या लिखना है, कमेंट में नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख देना जरा। तो मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिख दोगे। क्या लिखोगे भाई, NaNO3, क्या लिखोगे, NaNO3। देखो नाइट्रोजन है कि नहीं, यहाँ से नाइट्रोजन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पोटेशियम, इसका पोटेशियम नाइट्रेट का भी फॉर्मूला लिखना, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, KNO3 होता है। क्या होता है, KNO3 आदि के रूप में प्राप्त होता है। बातें समझ में आई, क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई फास्फोरस। फास्फोरस तो कम ही मात्रा में मिलता है, लेकिन वो कहाँ पे मिलता है ना, फास्फोरस की मैं बात करूँ, मिलता है क्या। अब मैं बात करूँ तो मैं बात करूँ किसमें, फास्फोरस के रूप में, वो भूपट्टी में ही मिलता है। लेकिन फास्फोरस क्या होता है, एपेटाइट के रूप में मिलता है। क्या होता है, एपेटाइट के रूप में मिलता है। बातें समझ में आई, किसके रूप में मिलता है, तो लिखोगे फास्फोरस एपेटाइट के रूप में। एपेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एपेटाइट का जो फॉर्मूला होता है C9, क्या होता है, C9PO4 होल 6 इंटू CaX होता है। क्या होता है, CaX2 होता है। क्या होता है, CaX2 होता है। बातें समझ में, इसे कहते हैं एपेटाइट। क्या बोलते हैं भाई, एपेटाइट बोलते हैं। C9 है ये, Ca9 कैल्शियम 9 है, फिर PO4 है का होल 6 है इंटू CaX2। जहाँ लिख लोगे, क्या लिखोगे भाई, जहाँ पर इसको ऐसे बड़े में कर देना, बड़े में कर देना, लिखना है जहाँ क्या लिखोगे, X बराबर क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है और OH हो सकता है आदि। इस तरीके से होता है। ठीक है, हाइड्रोजन हो सकता है, OH, यानी कि एक वैलेंसी वाला कोई होगा। क्या होगा, एक वैलेंसी वाला कोई होगा। बातें समझ में, इस तरीके से मिलता है, एपेटाइट के रूप में मिलता है। बातें समझ में, जैसे मैं लिख दूँ, जैसे मैं क्या लिखूँगा भाई, जैसे लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा भाई, जैसे मैं लिखूँ तो क्या लिख सकते हो, एपेटाइट। क्या लिख सकता हूँ मैं, फ्लोरीन एपेटाइट लिख सकता हूँ। क्या लिखोगे, फ्लोरीन एपेटाइट। क्या लिखोगे, फ्लोरीन एपेटाइट। तो फ्लोरीन एपेटाइट का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, फ्लोरीन एपेटाइट का फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, फ्लोरो एपेटाइट या फ्लोरीन एपेटाइट बात कर लेते हैं, वही लिख लेते हैं, फ्लोरो एपेटाइट, एपेटाइट का फॉर्मूला क्या होगा, फ्लोरो एपेटाइट। बस यहाँ पर एक्स जाए, वहाँ पर फ्लोरीन लगा देना। क्या लगा देना, फ्लोरो एपेटाइट हो जाएगा। एक्स लगा दोगे, Cl लगा दोगे तो क्लोरो एपेटाइट हो जाएगा। ये OH लगा दो तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, क्योंकि इसका नाम जो है हाइड्रोक्सी है। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं फ्लोरो एपेटाइट का, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Ca9PO4 का होल 6 इंटू CaF2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CaF2 हो जाएगा। इस तरीके से फ्लोरो एपेटाइट हो जाएगा। बातें समझ में आई, बातें समझ में, मैं क्लोरो एपेटाइट का फॉर्मूला लिख दोगे, आप क्लोरो एपेटाइट का फॉर्मूला आगे लिख देना। बातें समझ में आई। और आगे मैं बात करूं, ऊपर का मैं रफ कर सकता हूँ भाई, ऊपर का मैं रफ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं ना, बिल्कुल। देखो लिख लेना भाई, ये सारी चीज़ें लिख लेना। फ्लोरो एपेटाइट का जो फॉर्मूला होता है, नहीं दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा क्या, मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा से। ठीक है, मैं ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूँ भाई, बस वहाँ पे X की जगह फ्लोरीन लगा देना भाई। आपको फ्लोरो एपेटाइट का जो फॉर्मूला होता है, Ca9PO4 का होल 6 इंटू
CaF2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaF2 हो जाएगा। बातें समझ में आई? इसे कहते हैं फ्लोरोएपेटाइट। इसके मैं ऊपर लिख दूं, ये हो गया। जो एपेटाइट होते हैं वो चट्टानों में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? चट्टानों में मिलते हैं। बातें समझ में आई? अब बात करते हैं ऊपर वाले को। मैं थोड़ी सी रफ कर रहा हूँ ऊपर से, इसी को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ भाई? इसी को ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो भाई, देखो देखो क्या लिखना है, आगे नीचे इसी के ऊपर लिख देना। ये जो इनके यौगिक होते हैं, लिखोगे इनके यौगिक, कौन से यौगिक आते हैं भाई? इनके फास्फोरस के कौन से यौगिक आते हैं? एपेटाइट के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? एपेटाइट के रूप में। इनके यौगिक चट्टानों पहाड़ों के रूप में मिलते हैं। क्या होता है? प्राप्त होते हैं, चट्टानों के रूप में प्राप्त होते। चट्टानों में लिखेंगे, चट्टानों में प्राप्त होते हैं। बातें समझ में? क्या होते हैं भाई? चट्टानों के रूप में प्राप्त होते हैं। इनकी उपलब्धता हो गई। क्या हो गई भाई? उपलब्धता हो गई। ठीक है, इसी तरीके से मैं लिखूंगा। इसी तरीके से क्या क्या बचे आपके? आर्सेनिक बचे और एंटीमनी बचे और बिस्मथ बचे। क्या बटे? तो मैं लिख लूंगा आर्सेनिक, AS तथा एंटीमनी SB तथा कामा कर लेना बीच में, क्या करना? कामा, तथा बिस्मथ BI के अयस्क, बिस्मथ के अयस्क लिखोगे। क्या? बिस्मथ क्या होते हैं? ऑक्साइड के रूप में या फिर सल्फाइड के रूप में। बिस्मथ सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड के, ऐसे लिखो, सल्फाइड के अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। बातें समझ में आई? क्या होता है भाई? प्राप्त होता है। इनके सल्फाइड जो होते हैं वो अयस्क के रूप में, जितने एंटीमनी हो गया आपका, क्या हुआ? आर्सेनिक हो गया आपका, बिस्मथ हो गया, ये सभी सल्फाइड के रूप में प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? सल्फाइड के रूप में चट्टानों के नीचे दबे होते हैं या फिर भूपट्टी में नीचे दबे होते हैं। ये थोड़ी कम ही मात्रा में होता है, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होता है। बातें समझ में आई? इस तरीके से बात करेंगे। क्या करेंगे? इस तरीके से बात करेंगे इसकी उपलब्धता के बारे में। फिर लंबा चौड़ा हो गया ना लिखने लायक। तो इस तरीके से क्या करते हैं भाई? उपलब्धता प्राप्त होती है। सारे के बारे में बता दिया कि कहाँ पर कौन सा मिलता है। फास्फोरस कैसे मिलता है, फास्फोरस किस रूप में मिलता है, कहाँ पे मिलता है, कितना मिलता है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको नाइट्रोजन किस रूप में मिलता है वो बातें हो गई, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत सारी यौगिकों के रूप में प्राप्त हो सकता है। बातें समझ आई? वायुमंडल में वो नाइट्रोजन N2 के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में होता है? नाइट्रोजन N2 के रूप में प्राप्त होता है। होता है कि नहीं? N2 78% होता है। कितना होता है? 78% होता है लगभग, आपने देखा होगा। ठीक है, बातें समझ में आई? तो भाई बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। भाई लिखना क्या है? पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, क्योंकि लिखना पड़ता है, वहाँ पे एग्जाम में आता है ना, तो लिखना पड़ता है। आई होप सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा। तो फटाफट भाई क्या करो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख डालो सभी का। क्या लिखना है आपको? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी का लिख डालना है। ठीक है, चलो भाई लिख लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हेडिंग डाल लेना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या डालना भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हेडिंग डाल लेना। तो क्या कहोगे भाई
क्या लिखोगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पी ब्लॉक में होता है। कहाँ पे होता है, पी ब्लॉक में होता है। या फिर लिख सकते हो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्या कह सकते हो भाई, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो भाई, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या फिर लिख सकते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना, इसमें बीच में डाल देना अंतिम। अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई, NS2NP126 होता है। क्या होता है, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP126 होता है। इसका मतलब मैं अभी समझाता हूँ, इसका मतलब ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना क्या होगा, या फिर NP होगा, क्या होगा भाई, यदि मैं सिर्फ 15 की मैं बात करूँ, ये 15 के लिए नहीं, सभी के लिए, क्या है, ये सभी के लिए है। यदि मैं सिर्फ और सिर्फ 15 की बात करूँ, तो सिर्फ और सिर्फ 15 की मैं बात करूँगा, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 15 के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या होगा, NS2NP3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमेशा हो जाएगा, ठीक है, फिक्स हो जाएगा। 15 वाले वर्ग के लिए फिक्स होगा। यदि 15 वाला वर्ग नहीं है, 16 वाला, 17 वाला, कोई भी हो सकता है, सिर्फ पी ब्लॉक वाले की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, 1 to 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 to 6 हो जाएगा। तो हमें पढ़ना है क्या भाई, हमें पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है पी ब्लॉक, सॉरी 15 वर्ग के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, 15 वर्ग के बारे में पढ़ना। तो लिख लेंगे NS2NP3 लिख दे, होता है। बातें समझ में आई, जैसे लिखोगे, जैसे एग्जाम्पल लिख लेना भाई, जैसे क्या लिखना है आपको, एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल लिखो, सबसे छोटा वाला क्या होता है, नाइट्रोजन है। सबसे ऊपर देखोगे 15 वाला वर्ग में देखोगे तो कुछ इस तरीके से आता है। क्या आता है, कौन कौन से तत्व तो मैंने बताया था, नाइट्रोजन सबसे ऊपर होता है, 7 होता है। इसके बाद कौन सा होता है, फास्फोरस होता है, इसका 15 होता है। उसी के नीचे क्या होता है, आर्सेनिक होता है, इसका एक 33 होता है। कितना होता है, 33 होता है। इसी के नीचे एंटीमनी होता है, SB 51 होता है। इसी के अंदर पीछे बिस्मथ होता है, इसका होता है कितना, 83 होता है। कितना होता है, 83 होता है। इस तरीके से आप देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, तत्व मिलेंगे। आप कभी खोल के देख लेना, आप क्या करना, ओपन करके देख लेना चीज़ों को, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल को या आवर्त सारणी को आप लोग क्या करोगे, ओपन करोगे, वहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से वर्ग में आएंगे। नाइट्रोजन परिवार का वर्ग देखोगे तो उसी तरीके से वो नीचे दिखेंगे आपको, ठीक है। तो मैं एक एक करके लिख लेता हूँ। नाइट्रोजन का 7 होता है, मैं 7 लिख देता हूँ, 7 का लिख देता हूँ। क्या होगा भाई, 1s2 2s2 2p3 आया कि नहीं, देखो यहाँ पर n की जगह 2 2 आ गया कि नहीं। n क्या होगा, NS2NP3 लिखा था मैंने, यहाँ पर 2 2 हो गया। अगर मैं बात करूँ किसका, फास्फोरस की मैं बात करूँ 15 का, तो क्या लिखोगे भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो बढ़ गया ना, ये भी तो वही है, सेम कहानी है। देखो सेम कहानी। यदि मैं बात करूँ किसकी, आर्सेनिक की बात करता हूँ। आर्सेनिक 33 होता है। क्या होगा, 1s2 2s2 2s2। अभी एक और उसमें लिखने का तरीका एक और है, मैं थोड़े से लिख देता हूँ। इनको मैं कुछ और लिख सकता था, इनको पूरे पूरे को मैं कुछ लिख सकता था, इनको पूरे को मैं लिख सकता था क्या, नियान लिख सकता था। क्या लिख सकता था, नियान का कॉन्फ़िगरेशन है। नियान का कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं, ये पूरा का पूरा किसका है, हीलियम का है। किसका है भाई, हीलियम का है। तो मैं हीलियम भी लिख सकता था इसकी जगह, ठीक है। इसी तरीके से मैं पूरा करके दोनों को दिखा दूंगा साथ में, ठीक है। ये इसका कितना होता है, 10 होता है, इसका 2 होता है, ठीक है। बात समझ में आई। अब मैं बात करता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होता है। और क्या होता है भाई, और क्या होता है आगे, 4p3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4p3 हो जाएगा। यदि आप देखोगे इतने को क्या कहते हो भाई, इतने को क्या कहते हो, 1 मिनट ध्यान देना, 1 मिनट ध्यान देना। इसमें आप इतने को क्या कहते हो, मैं सिर्फ इतने की बात करूं, इतने की, इसको आप क्या कहते हो, इसको क्या कहते हो भाई। इसमें डी भी आया तो डी को नहीं देखेंगे, हमें तो देखना है किसका, 4 और 4 का देखना है। किसका देखना है, 4 और 4 का, क्योंकि n और n का है, ठीक है। बातें समझ में आई। ये क्या हुआ भाई, अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया है ना, पी में गया है, तो पी ब्लॉक का ये, यहाँ इसको क्या कह सकते हो भाई, आप आर्गन कह सकते हो। क्या कह सकते हो, आर्गन कह सकते हो। 18 होता है, देखना 2 2 4 10 12 18 18 हो गया, 18 हो गया, इतना 18 हो गया। बचा कितना, 4s2 क्या बचा,
10 और 4p3 बचा। तो हमें तो काउंट करना है इसका p और p का, pp का, s और p का काउंट करना है, यानी 4 और 4 का काउंट करना है। यानी इसी को लिख सकते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ना तीन वाले के इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, चौथे वाले की ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरा नहीं होता ना, तो हम मान के चलते हैं वो n+l रूल के लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? n+l रूल लेके चलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब भर जाता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो उलट जाती है। क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। क्या? क्योंकि चौथे वाले कोष के जितने भी ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तीसरे वाली कोष की कम होगी। बातें समझ में आई? तीसरे वाली कम होती है, चौथे वाली की ज़्यादा होती है भरने के बाद। अब भर गया तो डी वाला आगे चला जाएगा, ये वाला पीछे चला जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। क्या लिख सकता था? 3d10 4s2 हो जाएगा। यानी देखो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया है? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया है? वही तरीके दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। यदि मैं बात करूँ किसका? एंटीमनी का। एंटीमनी का कितना होता है? 51 होता है। लिख लो भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d10 4p6 4p6। इसके बाद क्या आता है भाई? इसको लिखेंगे तो इतना क्या हो गया? इतना क्या हो गया? इतना आपका क्रिप्टॉन हो गया। क्या हुआ? क्रिप्टॉन हो गया। ठीक है, इतना आपका क्रिप्टॉन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? क्रिप्टॉन लिख सकते हो, Kr। ठीक है, 36 होता है। 36 हो गया, देख लेना 36 ही आएगा। 36 आया ना? 36 आया। इसके बाद क्या आएगा भाई? यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करने आ रहा है तो एक बात ध्यान रखना, फिर से ध्यान दे लेना, कहाँ पे क्या लिखना है? 1s 2s 2s 2p 3s 3p 3d ऐसे बना लेना। 4s 4p 4d 4f हो जाएगा। 5s 5p 5d 5f ऐसे लिख लोगे। 6s 6p 6d और 6f हो जाएगा। 7s 7p 7d और 7f हो जाएगा। इस तरीके करोगे, इसको कट करोगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एट ऐसा आएगा। इस तरीके से कट करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लोगे। भाई कहाँ गया अपना 4p भर गया। कितना भरा? 4p भरा तो क्या आएगा? 5s आएगा। क्या आएगा? 5s2 आएगा। 5s2 आया। इसके बाद क्या जाएगा? किस में जाएगा? 4d में जाएगा। किस में जाएगा भाई? 4d 10 हो गया। 4d 10 हो गया। अब बात कर लेते हैं 36 2 कितना हुआ? 38 38 और 48 हो गया। भरना कितना? 51 भरना है। तो इसके बाद 4d के बाद कहाँ आएगा? 5p में आएगा। कहाँ पे आएगा? 5p3 हो जाएगा। हो गया 51? हो गया। इतने को मैंने क्रिप्टॉन लिख दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? इसको भरने के बाद उल्टा कर दो। क्या हो जाएगा भाई? 4d10 और क्या हो जाएगा? 5s2 और 5p3। देखो उसी तरीके से आया कि नहीं? देखो वहीं पे सेम कहानी है कि नहीं भाई? सेम कहानी, बिल्कुल सेम कहानी चल रही है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे। ठीक है, बिस्मथ का आप लोग खुद लिख लेना। क्या करना है? बिस्मथ का आप लोग खुद लिख लेना। कितना होता है? 83 होता है। लिख लोगे ना भाई? क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक लिखोगे। इतना तो आएगा, ये 6 कर दोगे। इसके बाद 6s में जाएगा, फिर 4f में जाएगा, फिर 5d में जाएगा, 6p में जाएगा। इसी p में आएगा, वहीं पे 3 आएगा, वहाँ पे 51 हो जाएगा। सॉरी 83 आपका बन जाएगा। 83 आपका बन जाएगा, ध्यान देना। इसी तरीके से करोगे आ जाएगा। ठीक है, बिस्मथ का मैं लिख दूँ? बिस्मथ का मैं लिख दूँ? लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल। मैं आगे लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जेनान का लिख सकते हैं, 54 होता है। कितना होता है जेनान का? 54 होता है। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। क्या होता है? जेनान का 54 होता है भाई। कितना होता है? 54 होता है। इतना तो 54 तो मैंने लिख दिया। ये क्या हुआ? 51 6 3 और भर दोगे 54 हो जाएगा। भर दोगे 3 भर दोगे 54 हो जाएगा। यानी इसी के बाद लिखना है। p के बाद 5p के बाद क्या आएगा? 6s2 आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा भाई? 4p 4f 14 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? 5d 10 हो जाएगा। हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा 5d के बाद 6p हो जाएगा। 3 लिख देना। क्या लिख दोगे? 3 लिख दोगे। नहीं याद आ रहा है? ध्यान देना। क्या होता है? क्या होता है भाई? 54 हो गया। 54 2 56 56 और 14 कितना होता है? 56 और 14 कितना होता है? 70 70 10 80 80 3 83 हो गया। बात समझ में? इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग कर लोगे। क्या करोगे? इस तरीके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
कर लोगे। बात है समझ में, यहाँ पर आपका भर के तैयार हो जाएगा, यानी कि बिस्मत वाले का ये और ये फुल होगा, तो बिस्मत वाले का आएगा क्या 6s2 और लास्ट वाला और क्या आएगा 6p3 आएगा। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे इनका इस तरीके से। बातें समझ गए, बिल्कुल समझ गए आप लोग। क्या करोगे, क्या कहोगे, लिखोगे समझ गया। अब मैं थोड़े से इसके बारे में लिखूं। अब एक बात देखना, इसी को लिखने से पहले मैं समझा देता हूँ, क्या करता हूँ, समझा देता हूँ। भाई देखना इसमें क्या है, लास्ट वाला देखोगे तो यही वाला अभिक्रिया करने वाला, ये देखो अर्ध रूप से भरा हुआ है, अर्ध रूप से कहते हैं ना इसको, ये देखना 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, यानी अर्ध रूप से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अर्ध रूप से भरा है तो भी अस्थाई माना जाता है। देखो अर्ध रूप से रहे या फिर वो पूर्ण रूप से भरा रहे, किसमें भरा रहे, पूर्ण रूप से भरा हो, या फिर वो अर्ध, इसे कहते हैं अर्ध रूप, क्या कहते हैं, अर्ध रूप, इसे कहते हैं पूर्ण रूप। ये अर्ध रूप से भरा रहे या पूर्ण रूप से भरा रहे तो उसको अस्थाई माना जाता है। क्या माना जाता है, अस्थाई विन्यास माना जाता है। क्या माना जाता है, थोड़ी अस्थाई विन्यास माना जाता है। तो बात करते हैं भाई यहाँ पर, बात करते हैं यहाँ पर, देखो ये क्या है, अर्ध रूप से भरा हुआ है। देखो ये पी वाला अर्ध रूप से भरा है, इसका भी पी क्या है, अर्ध रूप से भरा है, इसका भी पी क्या है, अर्ध रूप से भरा हो, इसका भी पी क्या है, अर्ध रूप से भरा है, यहाँ पे भी पी क्या है, अर्ध रूप से, यानी कि सारे के सारे पी इसमें अर्ध रूप से। यदि मैं पीछे वाले उसके कोषों की बात करूँ तो सभी के सभी क्या है, पूर्ण रूप से भरे, भरे कि नहीं भाई, पूर्ण रूप से भरे हैं। देखना भाई पूर्ण रूप से भरे हैं, पूर्ण रूप से भरे कि नहीं, तो बात करेंगे पूर्ण रूप से भरे, इसका मतलब ये न तो ये अभिक्रिया करने वाला नहीं है। क्या करते हैं, यही कहते हो ना नोबल गैस के साथ, जो अर्ध रूप से भरे हो या पूर्ण रूप से भरे हो, पूर्ण रूप से भरे हो, उनमें क्या होता है, वो अभिक्रिया आसानी से नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं भाई, वो अस्थाई होते हैं। बातें समझ में आई, वो क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, वो अभिक्रिया नहीं करते। तो इसी बात को आपको क्या करना है, लिख लेना है। इतना लिखने के बाद नीचे कुछ शब्द को लिखना है आपको। क्या करना है, कुछ शब्दों को लिखना है। बात है समझ में, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ भाई, रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे हम इसी के नीचे कुछ बातें लिखेंगे, इसी के नीचे जस्ट लिखना आप लोग। ठीक है, करना इसी के नीचे लिखना। क्या लिखोगे, पी ब्लॉक के क्या कहेंगे, वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक अंतिम कोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या अंतिम उपकोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई, अर्ध रूप से पूर्ण होता है। क्या लिखेंगे, अर्ध रूप से पूर्ण होता है, इसलिए अर्ध रूप से पूर्ण होता है, जो कि अस्थाई विन्यास होता है। क्या होता है, अस्थाई विन्यास होता है, इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए पी वर्ग 15 के तत्व कम अभिक्रियाशील होते हैं, या क्या होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं। लिख लो भाई, क्या लिखोगे, वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, अर्ध रूप से भरे होते हैं। क्या होते हैं, भरे होते हैं, जिससे ये अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, इसलिए वर्ग 15 के तत्व कम क्रियाशील होते। क्या होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं। इसीलिए देखते हो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो भरी होती है, लेकिन वो अभिक्रिया नहीं करती। कक्षा 10 में आपने पढ़ी होगी, क्या कि क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। चिप्स पैकेट जो आते हैं, जो पैकेटें आती हैं, पैकिंग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बचाव के लिए संरक्षण या विकृत
आपने विकृत गंधिता पढ़ी होगी कक्षा 10 में, तो उसमें बताया गया था, क्या बताया गया था भाई, कि क्या होता है हम लोग जब पैकिंग किसी भी खाने का या कोई भी चीज़ हो, खाने वाली चीज़ हो या फिर ऐसी कोई चीज़ हो जो ख़राब हो जाती हो, वायु में रखने पे ख़राब हो जाती है, उसका संरक्षण हो जाता हो, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीकृत हो जाता है, तो उसे बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को पैकिंग करते समय हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। क्या भरते हैं, ऐसी गैस भरते हैं जो कम क्रियाशील हो, इसीलिए नाइट्रोजन गैस भरते हैं क्योंकि वो क्या होती है, कम क्रियाशील होती है, किसी से आसानी से अभिक्रिया नहीं करती, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तब जाके वो अभिक्रिया करेगी। इसीलिए क्या कहते हैं, जितने भी वर्ग 15 के तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। बातें समझ में आई, क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। अब नेक्स्ट बातें करते हैं भाई, इसकी नेक्स्ट बात करते हैं भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब भौतिक गुणों के बारे में देख लेते हैं कि इनके क्या क्या भौतिक गुण हैं, फिर उसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है भाई। देखो भौतिक किसी भी तत्व के बारे में, किसी भी इस पूरे चैप्टर में पढ़ोगे ना, यही रूटीन रहेगा, क्या पढ़ना है, पहले उसके बारे में पढ़ना है, थोड़े से उसके बारे में लिखना है, फिर उपलब्धता लिखनी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखनी है, फिर उसके भौतिक गुण लिखने हैं, फिर उसके रासायनिक गुण लिखने हैं। क्या लिखने हैं, रासायनिक गुण लिखने हैं। बातें समझ में, इस तरीके से आपको पूरा चैप्टर में पढ़ना है। बातें समझ गए, बातें बिल्कुल समझ गए। अब आगे लिखते हैं, आगे इसको लिखते हैं। क्या लिखोगे भाई, अब लिखोगे भौतिक गुण। क्या लिखोगे, भौतिक गुण पढ़ते हैं इसका। देखो भाई भौतिक गुण में क्या पढ़ना है आपको, भौतिक गुण में क्या पढ़ना है, जैसे क्वथनांक हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इसके बारे में पढ़ना था। हेडिंग डाल लेना भौतिक गुण। क्या पढ़ना है, भौतिक गुण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसको भौतिक गुण का मतलब क्या होता है, कोई भी काम किया जाए, इसके ताप दाब कुछ भी किया जाता है, उसके ऊपर कुछ भी काम किया जाए, वो क्या होता है, भौतिक रूप से परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, भौतिक रूप से परिवर्तित हो जाता हो, उसे क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक रूप से परिवर्तित होने का मतलब कि पदार्थ तो ना बदले, पदार्थ जो है वो तो ना बदले, लेकिन पदार्थ ना बदले उसके साथ साथ उनकी अंदर हो सकता है संरचना का बदलाव हो जाए या फिर अवस्था का बदल जाए, वो अवस्था में परिवर्तन दिखाए, अपने अंदर कोई ना कोई परिवर्तन दिखाए, बट उसके अंदर उसका जो कहता है पदार्थ जो रहता है ना, वो वही का वही रहे। जैसे मैं ही हूँ, कोई मुझे मारेगा तो हो सकता है मुझे चोट लगेगी। क्या लगेगी, चोट लगेगी, तो चोट मेरा भौतिक रूप से परिवर्तन है। क्या है, भौतिक रूप से परिवर्तन, क्योंकि मैं नहीं बदल रहा हूँ, मैं तो वही हूँ, बस मेरे शेप बदल गया है, मेरे चेहरे का रंग या मेरे चेहरे का क्या कर सकते हो, मेरे थोबड़े का वो बदल गया भाई, चेहरा बिगड़ गया मेरा। ठीक है, बातें समझ में आई, इस तरीके से काम करते हैं, इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यदि मैं कोई रासायनिक अभिक्रिया कर दिया मेरे साथ, तो वो क्या होगा भाई, मेरे साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है तो मैं पूरा का पूरा चेंज हो जाऊँगा। हो सकता है मैं इंसान से मैं राक्षस बन जाऊँ, ठीक है, हो सकता है भेड़िए बन जाऊँ, कुछ भी बन सकता हूँ। ठीक है, तो वो क्या होता है भाई, चेंज हो गया, मेरा पूरा शरीर चेंज हो गई ना, तो मेरे अंदर का गुण ही चेंज होगा, वो रासायनिक गुण परिवर्तन होता है। क्या होता है, रासायनिक गुण परिवर्तन होता है। बातें समझ में आई, इस तरीके से बात करेंगे। अब इसको हम इस लेक्चर को नेक्स्ट वाले लेक्चर में लेके आएंगे। ये पहला लेक्चर था आपका, दूसरे लेक्चर में हम भौतिक गुण लेके आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण के बारे में। थैंक यू।